आज का जो विषय है वह है अभ्यारण्य का। राष्ट्रीय उद्यान तक अपन पढ़ चुके हैं, कंप्लीटली पढ़ाएंगे और याद कराने का पूरा प्रयास रहेगा। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान है ये। इसको यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसका नाम ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मरुद्यान सिर्फ इसका नाम है, ये वास्तव में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह समझ ले, इस बात को ऑनलाइन कर लेना कि नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, वास्तव में ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे नहीं प्राप्त है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई? जब केवलादेवी की स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी, उस समय इसकी स्थापना उद्यान के रूप में हुई, यानी अभ्यारण्य के रूप में हुई 1981 में। ये एक अभ्यारण्य है। फिर बता दूं मैं आपको, राष्ट्रीय मरुद्यान एक अभ्यारण्य है, न कि राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, जब केवलादेवी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि इसके जो क्षेत्रफल की जब बात आती है तो ध्यान रखना, जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है 1900 वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर में इसका क्षेत्रफल कम है 1262 वर्ग किलोमीटर। अब दूसरी बात इसके अंदर कि इनको दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 3162 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये जो बांस है ना वो तो जाएगा ही 3162, ठीक है ना। और 1900 और 1200 ये आप ऐसे ध्यान रखना, दोनों मिलाकर के 3000 हो जाते हैं, ठीक है। 3162 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ही, और नाम की दृष्टि से है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान ये है नहीं, ये बात मैंने बताई दी आपको। 2 जिले हो गए इसके, जैसलमेर और बाड़मेर, ज़्यादा जैसलमेर में, बाड़मेर में कम है। फिर हम देखें ऑकलवुड फॉसिल पार्क। इस अभ्यारण्य के अंदर एक पार्क है, ऑकलवुड फॉसिल पार्क। इसका मतलब ये है कि लकड़ियां हैं फॉसिल्स के रूप में, मतलब जीवाश्म, जिन लकड़ियों के ऊपर जीवाश्म लगे हुए हों उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो वुड क्या कहलाती है, फॉसिल पार्क। वो वुड जो है वो फॉसिल वाली वुड है, फॉसिल का मतलब जीवाश्म वाले, तो जीवाश्म पार्क है ये। क्या है? जीवाश्म पार्क। इसका नाम है ऑकलवुड फॉसिल पार्क, और जीवाश्म उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ ये मरुस्थल पार्क भी इसे कहा जाता है। तो मरुस्थल पार्क भी ये, मतलब कुल मिलाकर के इस अभ्यारण्य के अंदर ये पार्क है। अब इस पार्क की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राज्य पक्षी गोडाउन बहुतायत में यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? इस अभ्यारण्य के इस पार्क में, ठीक। अब आ जाओ वापस अभ्यारण्य में। तो वापस अभ्यारण्य में आते हैं तो यहाँ एक सर्प पाया जाता है, बड़ा विषैला सर्प होता है, इसको बोलते हैं पीवड़ा। मतलब वो खा जाए ना तो पीवड़ा ही है, फिर पूरा हो जाता आदमी, ठीक है ना। तो ये विषैला सर्प पीवड़ा वहाँ पाया जाता है। दूसरा चिंकारा, राज्य पशु चिंकारा भी यहाँ पाया जाता है। ये राज्य पशु है, याद रखना, आपके टॉपिक में दे भी रखा है, ठीक है। राज्य पशु, राज्य पक्षी, जैसे राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। राज्य पशु क्या है? चिंकारा। तो राज्य पशु और पक्षी दोनों ही कहाँ रहते हैं? इस अभ्यारण्य में रहते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय मरुद्यान। सेवण घास, ये सेवण घास जो है ना, ये यहाँ पाई जाती है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ बॉर्डर पे पाई जाती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको मैंने कल एक घास और बताई थी, एंचा घास, ठीक है। ये केवलादेव अभ्यारण्य में है और वहाँ फंस करके पक्षी बहुत अधिक मात्रा में मर जाते हैं। ये बात भी अपन ने कल चर्चा की थी। तो 2 प्रकार की घासों का ध्यान रखना, सेवण, धामण, मुरात, ये जो हैं वो इसी अभ्यारण्य में पाई जाती हैं, मरुस्थल में पाई जाती हैं। लेकिन प्रमुख रूप से फेमस कौन सी है? सेवण। तो वापस सुनो नाम उनके, सेवण, धामण, मुरात, ठीक है ना। सुने हुए होंगे वैसे, आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें करौली। करौली के अंदर देखें तो केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्योंकि केलादेवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। तो कैसे करौली, कैसे केलादेवी? केलादेवी का मंदिर करौली में स्थित है और वहाँ पर ही ये अभ्यारण्य स्थित है। अगला देख लेते हैं, रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। टोडगढ़ इसलिए कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर बहुत अधिक समय काम किया था। क्योंकि देखो अजमेर के अंदर क्या है कि जो मतलब गवर्नर जनरल और उनके जो अंग्रेजों का जो प्रमुख ज़्यादातर जो अधिकारी होते थे वो कहाँ रहते थे? अजमेर में। तो चूंकि जेम्स टोड भी यहाँ पर प्रमुख रूप से काम किया था, तो उनके सम्मान में, उनके नाम के रूप में यहाँ पर क्या रखा गया? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य रखा गया। जेम्स टोड एकमात्र ऐसे अंग्रेज जिन्हें राजस्थान के इतिहास में सम्मानजनक पद के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने जो इतिहास था उसको वैसे ही प्रेजेंट करने का प्रयास किया और इससे पूरा राजस्थान सहमत भी है, बहुत अधिक मात्रा में इससे सहमति जताई जाती है। तो रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अजमेर, पाली, राजसमंद, 3 जिले इसमें याद रखेंगे आप। कितने जिले? 3। अजमेर तो प्रमुख रूप से है ही है, मैंने बताया। साथ ही आपको क्या करना है, अजमेर के साथ साथ पाली का और राजसमंद का इलाका भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। मतलब इस अजमेर का पारा चढ़ा हुआ रहता है,
किसका? जेम्स टोड का पारा। ऐसे याद रखना कि अजमेर में जैसे ही जेम्स टोड गए उनका क्या चढ़ गया? पारा। तो पाली और रा यानी राजसमंद किसका चढ़ा? जेम्स टोड का, मतलब टोडगढ़। और कहाँ? अजमेर में। तो अजमेर पाली राजसमंद के अंदर ये अभ्यारण्य स्थित है। अब हम आगे चले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कि काफ़ी शिकायत रहती है बच्चों की स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं अपन और इसमें देखेंगे कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जयपुर से स्टार्ट करेंगे अपन। जयपुर में दो हैं, एक नाहरगढ़ और एक जमुआ रामगढ़। मतलब सीधी सी बात है, राम जी क्या बन गए? जयपुर में आकर के नाहर बन गए। ठीक है ना, ऐसे याद रखना, दोनों है, आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर दो प्रमुख विशेषताएं हैं और दोनों ही बैच से शुरू होती हैं, बियर और बायोलॉजी। इतना याद रखना कि बायोलॉजी मतलब चारों तरफ पर्यावरण है, जंगल है, और वहाँ जा कर के क्या कर रहे हैं? बियर रेस्क्यू सेंटर। वहाँ दो चीज़ें हैं, या तो भालू रहते हैं पर वहाँ पर बायोलॉजी में कौन रहते हैं? बियर, भालू। और भालू को क्या दे रहे हैं आप? रेस्क्यू। ठीक है, तो बायोलॉजिकल पार्क यानी जब प्रकृति में जाते हैं तो दो चीज़ें मिलेंगी, एक बायोलॉजी और बायोलॉजी में क्या? बियर यानी भालू। तो वैसे बायोलॉजी, वैसे बियर रेस्क्यू सेंटर। रेस्क्यू सेंटर का मतलब है कि इन भालुओं की वहाँ पर क्या की जाती है? रेस्क्यू की जाती है, सुरक्षा की जाती है। तीसरी पार्क एक और है वहाँ, वो कौन सा है? जैविक पार्क। लेकिन अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझने की है, वो ये कि भारत का अगर दूसरा, पूरे भारत का दूसरा अगर बायोलॉजिकल पार्क स्थित हो, जो कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ में। और अगर पूरे भारत के हम बियर रेस्क्यू सेंटर की बात करें तो तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ में। नाहर यानी शेर को बोलते हैं, पर नार। ठीक है, तो वहीं पर सब कुछ रेस्क्यू हो सकता है, जो कुछ होना है वो यहीं होना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो बियर हो, बियर रेस्क्यू सेंटर हो, चाहे वो जैविक पार्क हो, ये सब वहाँ पर स्थित है। अब हम बात करें कि इस नाहरगढ़ के नीचे कौन बैठा हुआ है? किशन बैठा हुआ है। और उस किशन जो है वहाँ पर, किशन जो नाहरगढ़ की तलहटी पे, ठीक है ना, तो नाहरगढ़ के नीचे कौन बैठा है? किशन। तो किशनगढ़ डेजर्ट पार्क, और वो क्या लेने के लिए बैठा है वहाँ? विद्याधर नगर के अंदर स्थित है। और 64 वहाँ खड़े होकर के गया तो था विद्या लेने, कौन? किशन, लेकिन वहाँ छक्के चौके लगाने लग गया, यानी 64.30 हेक्टेयर, ठीक है, वो वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र है और उसे डेजर्ट पार्क के नाम से यहाँ जयपुर में स्थापित किया गया है। तो नाहरगढ़ की तलहटी पर विद्याधर नगर पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ पर जो है किशनगढ़ डेजर्ट पार्क के नाम से एक पार्क स्थापित किया गया, जो कि 64.30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब हम बात कर ले दूसरे यहाँ पर अभ्यारण्य, तो वो है जमुआ रामगढ़। तो इसमें तो इतना ही काफ़ी याद है तो भी खूब होगा, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी विशेषता भी है नहीं। यहाँ पर भी नाहरगढ़ में भी दो बातें आपको ध्यान रखनी है, बायोलॉजिकल पार्क और बियर रेस्क्यू सेंटर, जैविक पार्क, ये तीन पार्क वहाँ पर स्थित हैं। आगे चलते अपन, यहीं से ले लेते हैं पूर्व से ही भरतपुर में बंद बारेठा। कौन है? बंद बारेठा। क्या बंदे हुए हैं? परिंदे, जरक को तो वैसे नहीं छोड़ सकते, खा जाए। और परिंदों को पब्लिक ज़बरदस्ती उनके ऊपर अपना जोर दिखाने के लिए क्या कर लेती है? उनको बांध लेती है। तो बंद बारेठा में दो चीज़ें फेमस है, जो भरतपुर में है, वैसे भरतपुर और वैसे ही बंद बारेठा, दोनों बी से स्टार्ट होते हैं, बी से, ठीक है ना। भरतपुर बी से स्टार्ट होगा और बंद बारेठा भी बी से स्टार्ट होगा। तो और बी ये भी बांध ली जाती है, ठीक है ना, भरतपुर और बंद बारेठा। बीबी को भी लोग क्या करते हैं? घर में ही बांध देते हैं, ठीक है। तो भरतपुर, बंद बारेठा, परिंदा और जरक, ये चारों चीज़ें आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे चलते अपन धौलपुर। तो धौलपुर में धौलपुर अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य, तीन अभ्यारण्य वहाँ स्थित है। कहाँ पर? धौलपुर में। कितने? वापस सुन लो, धौलपुर, केसरबाग और रामसागर। ठीक, याद कैसे रखोगे कि राम जो है वो केसर धोने के लिए जाता है। कहाँ पर? अभ्यारण्य में। राम केसर धोने, केसर और धोने यानी धौलपुर में क्या जाता है? वो धोने के लिए जाता है। कहाँ जाता है? अभ्यारण्य में। तो राम केसर धोने अभ्यारण्य में जाता है। इतना याद रह जाएगा तो धौलपुर के तीनों याद रह जाएंगे। फिर हम देख लेते हैं बारह यानी बाहर की तरफ किसको रखना चाहिए? शेर को। शेर अंदर नहीं, बाहर, ठीक। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। परवन नदी, और बार का मतलब क्या? पर, दूर भी तो रहना चाहिए ना, तो परवन नदी इसमें से गुजरती है। किसमें से? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में से। तो शेर परे रखना चाहिए, यानी बाहर रखना चाहिए। और किसको रखना चाहिए बाहर? सर्पों को। तो सर्पों की शरण स्थली भी क्या है? बारह ही है। सर्प तो दक्षिण राजस्थान में लगभग हर अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेंगे,
लेकिन सर्पों की शरण स्थली के रूप में बारा के अभ्यारण्य को भी जाना जाता है। किसको? शेरगढ़ को। मतलब शेर के पास सर्प क्या कर रहे हैं? अपनी शरण ले रहे हैं, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। तो बार किसको रखना है? वापस से क्लियर कर लेना, शेर को परे रखना है। तो शेरगढ़ परवन नदी में, नदी यहाँ पर स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य में, और बारा में अभ्यारण्य पड़ता है, सर्पों की शरण स्थली है। अब देख लेते हैं कोटा। कोट कौन पहना हुआ है? कोट पहने हुए हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य, जलीय अभ्यारण्य, कहाँ घूमने आए हैं? जल में घूमने के लिए वो आए हैं। तो कोटा में जवाहरलाल नेहरू जल में घूमने के लिए आए, इसलिए जलीय अभ्यारण्य है। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान। अब देखो यहाँ सर्पों की शरण स्थली कौन सी? बारा, क्योंकि ये शेर के पास शरण लेते हैं। और यहाँ पर बात करें तो उत्तर भारत का सर्प उद्यान। अब कोटा के अंदर कोट पहन के जब जवाहरलाल नेहरू गए तो वहाँ पर उस कोट में क्या था? सर्प था। कोट में क्या आ गया? जवाहरलाल नेहरू के कोट में सर्प आ गया। तो उन्होंने उसे खोल कर कहा कि आज से ये उद्यान है, यहीं रहो तुम लोग। तो उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान हो गया। सर्वाधिक मगरमच्छ, ठीक है। अब जो पानी में घूमने गए तो पानी में क्या है? मगरमच्छ तो है ही। तो जवाहरलाल नेहरू जलीय अभ्यारण्य, जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे जलीय अभ्यारण्य, और जल में कौन? मगरमच्छ, ठीक। तो सर्वाधिक मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? कोटा में ही पाए जाते हैं। फिर रामचरण मीणा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के स्टीव इरविन के नाम से ख्याति प्राप्त की, और ये मगरमच्छों के साथ खेलते थे, या कहीं कि उनके साथ पालन पोषण करते थे उनको मतलब आसानी से हाथ में पकड़ लेते थे। ये कौन थे? रामचरण मीणा। मतलब राम जी के चरणों में कौन आता था? मगरमच्छ जो है वो राम जी के चरणों में आकर के बैठ जाते थे, और उन्हें आसानी से वो रामचरण जी उठा लेते थे। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोटा में जवाहर सागर अभ्यारण्य भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बूंदी की। तो बूंदी में हम देखें तो बूंदी में रामगढ़ विषधारी, कौन सा अभ्यारण्य? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और इसकी हम बात करें तो देखो ये भी सांपों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये साधारण रूप से प्रसिद्धि है रामगढ़ विषधारी, नाम में विषधारी, और विषधारी तो प्रसिद्ध हो गई। लेकिन ये तीनों की अलग अलग विशेषता है। देखो ये शरण स्थली के नाम से जानी जाती है, कौन? बारा का शेरगढ़ अभ्यारण्य। कोटा जो है वो सर्प उद्यान है कोटा के अंदर, जवाहर सागर में। और तीसरा प्रश्न, प्रसिद्ध कहाँ के हैं? तो प्रसिद्ध तो वैसे तीनों के ही हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध ज़्यादा है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? रामगढ़ विषधारी। विषधारी है तो प्रसिद्ध तो इसके लिए होगा। रणथंभौर के बागों का जच्चा घर भी कहता है। कोटा के अंदर, यहाँ बूंदी के अंदर हम बात करें रामगढ़ बूंदी की, तो बूंदी के अंदर जो है वो रणथंभौर वाले जो बाग हैं वो यहाँ जा करके अपने जच्चा मतलब अपना जो है जनन प्रजनन कर करके वहाँ पे आते हैं। कहाँ पे? बूंदी में, ठीक है। रणथंभौर वाले आते हैं। फिर 21 जून 2021 को देश के 52वें और प्रदेश के चौथे, देश का तो 52वां और प्रदेश एंड राजस्थान का कौन सा बन गया? चौथा। क्या? टाइगर रिजर्व। कौन? ये रामगढ़ विषधारी। मतलब सांपों के लिए प्रसिद्ध था ये किसी जमाने में, अब तो किसके लिए प्रसिद्ध हो गया ये? अब इसके लिए प्रसिद्ध किया जा रहा है टाइगर रिजर्व के लिए, क्योंकि टाइगर रिजर्व ही इसे बना दिया गया। कब बनाया गया? 21-21। कब बनाया गया? 21-21 को बना दिया गया। मतलब रामगढ़ विषधारी को, यानी जो सर्प थे यहाँ पे प्रसिद्ध थे, उनको 21 और 21 रुपए दे करके गए। कौन दे गए? ये सर बाग, ठीक है ना, कि भाई अब हम यहाँ रहेंगे, तुम जाओ 21 रुपए में हमारे को भेज जाओ ये, ठीक है ना। तो इसलिए सांपों के लिए प्रसिद्ध ना होकर अब किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? एक तरह से ये टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध हो गया। 21-21 इसमें याद रख लेना। 21 जून 2021 को ये चौथा और देश का 52वां राष्ट्र जो है वो टाइगर रिजर्व के रूप में से मंजूरी मिल गई। अब हम बात कर लेते हैं इसमें बीकानेर की। बीकानेर की बात करें तो गजनेर अभ्यारण्य, बीकानेर, गज, तो यहाँ याद करना है बीघा, ठीक है ना। बीघा कई बीघों में फैला हुआ है, तो बी यानी बीकानेर और गा यानी गजनेर। गा से क्या कर लेना? गजनेर, याद रह जाएगा आसानी से। गजनेर वैसे प्रसिद्ध है, आराम से बीकानेर में याद रहेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी की दिक्कत है तो सीधा से इलाज है क्या कि बीकानेर वाला कई बीघा में बसा हुआ है, तो बीघा मतलब बीकानेर और गजनेर अभ्यारण्य। फिर बटबड़ पक्षी, रेत का टीटर, ये क्या है कि बटबड़ पक्षी वैसे बीकानेर और वैसे बटबड़ पक्षी, ये भी ध्यान रखना, कन्फ्यूज होता है, इधर वाली चीज़ उधर चली जाती है, तो उसको रोकना ही है। सबसे मेन टारगेट यही है कि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पड़ी हुई चीज़ वहाँ क्यों चली जाती है, उसको रोकना है अपने को, ठीक है। तो बटबड़ पक्षी जो है वो कहाँ है? बीकानेर, वैसे बीकानेर वैसे बटबड़ पक्षी। अभी बटबड़ पक्षी है ना, ये रेत का तीतर कहलाता है। रेत के अंदर ही जो है वो तीतर जो होता है, जिस प्रकार से रेत के अंदर, वैसे ही ये रेत के अंदर प्रमुख रूप से जाता है, इसलिए इसे रेत का तीतर कहते हैं। इंपीरियल सैंड गाउज, मतलब मिट्टी को अपने गाउज के रूप में धारण करता है, मिट्टी के अंदर चलाता है ये, इसलिए इंपीरियल सैंड गाउज के नाम से जानते हैं। रेत का तीतर
या बटबड़ पक्षी के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में, गजनेर अभ्यारण्य में। जंगली सुअरों के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। जंगली सुअर के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध। कौन? बीकानेर। ठीक, तो गज यानी हाथी या बटबड़ जो आपने देखा, उसके साथ में कौन याद रखना? सुअर। ठीक है ना, बटबड़ पक्षी के साथ क्या याद रखोगे? सुअर। मतलब बीकानेर वाले ही कंट्रोल कर पाते हैं किनको? सुअरों को। ठीक, ऐसे याद रखना, सुअर बीकानेर। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें चूरू। चूरू की बात करें तो ताल छापर चूरू। ताल छापर चूरू, प्राचीन नाम द्रोणपुर और वर्तमान नाम सुजानगढ़। पहले इसका नाम क्या था चूरू वाले का? द्रोणपुर। अब क्या हो गया? सुजानगढ़। सुजानगढ़ को जानते हैं आप इस तरह से, द्रोणपुर। तो याद रखने के लिए फिर भी दिक्कत हो तो बात ये आती है कि बीकानेर में ताल छापर है, सॉरी चूरू में ताल छापर है। मतलब चूरमा खाने के लिए हम ताल लगाकर बैठ जाते हैं कि भाई अब तो खाएंगे, ताली बजाते हैं सबकी, अब खाएंगे चूरमा। ठीक है ना, तो चूरू ताल छापर। अब ताली बजा दी, द्रोणपुर और सुजानगढ़। ठीक, तो द्रोणपुर यानी दो, क्या दो? चूरमा दो, और सुजानगढ़, सुजान अच्छे आदमी जान करके हमें क्या दो? आप चूरमा दो। ये इस प्रकार से इसको ध्यान रखना अगर कहीं कंफ्यूज हो तो। फिर कृष्णमर्ग और काले हिरण, दो चीजें यहाँ फेमस है, कृष्णमर्ग और कुर्जा। यानी ये भी कैसे स्टार्ट है और ये भी कैसे स्टार्ट है। ठीक है ना, और कहाँ की बात हो रही है? चूरमे की। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना कि कै और कै, जो व्यक्ति कै खड़े बोलता है, यानी कै जिसको कम से कम बोलना आना चाहिए, 10 अक्षर तो होना चाहिए, उसको क्या मिलेगा? चूरमा मिलेगा। तो दोनों चीजें कैसे स्टार्ट होती है? कृष्णमर्ग, कुर्जा पक्षी। यहाँ कंफ्यूजन फिर होता है, जो कुर्जा पक्षी ये है, और फिर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो गोडाउन पक्षी। अब ये शब्द गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा इधर का इधर होते प्रसंगल तो आता है, तो वहीं अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कृष्णमर्ग और कुर्जा पक्षी, कै और कै, कै बोलोगे तो क्या मिलेगा? चूरमा मिलेगा। मतलब दोनों का ऐसे थे चूरू में। कृष्णमर्ग काले हिरण और कुर्जा पक्षी ने डोमेशियल क्रेन। कुर्जा पक्षी को क्या बोलते हैं? डोमेशियल क्रेन बोलते हैं। ध्यान रखना, डोमेशियल क्रेन किसे कहते हैं? तो कूड़ा, कू और डा, कूड़े से भी याद रख सकते हैं, यानी जिनको ज़्यादा पसंद क्या है? कूड़ा पसंद है इन पक्षियों को, ऐसे याद रखना। तो कुर्जा पक्षी डोमेशियल क्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। कि शरण स्थली किसे कहा जाता है? चूरू को ही कहा जाता है। वर्षा ऋतु में घास, वर्षा ऋतु के अंदर जो घास यहाँ उगती है उस घास के दो नाम हैं, एक मोथिया घास, एक मोचिया घास। ठीक है ना, मतलब इतना ध्यान रखना कि मोची जो है उसके सर जो है वो दुखने लग जाता है, सर दर्द करने लग जाता है। कब? वर्षा ऋतु में। कहाँ पर? चूर में, चूरमा खा करके। चूरमा खा करके अगर मोची काम करेगा ना, ठीक है, तो उसका माथा दुखने लग जाएगा, मोथिया। ठीक है ना, कब? वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में घास, वैसे भी वर्षा ऋतु में उगती घास तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखना है कि मोथिया और मोचिया घास चूरू में है, मतलब ताल छापर में है। तो उसको याद रखने का यही तरीका है कि चूरमा ज़्यादा खा लिया ना तो माथा दुखेगा किसका? मोची का। और साइप्रस रोटंडस, ठीक है ना, साइप्रस रोटंडस, क्यों? क्योंकि ज़्यादा रोटी खा ली, रोटंडस, साइप्रस, साई से ज़्यादा रोटी खा ली, साइप्रस और रोटंडस किसने? मोची ने। तो मोची जुड़ जाएगा कि मोची क्या लेता है? साई तो लेता ही है, तो साइप्रस और रोटंडस ऐसे याद रख लेना। किससे याद रहेगा? चूरू से। तो चूरमा याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर एक कुछ जो बच गए वो अपन आज ही कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं अपन अन्य जो अभ्यारण्य हैं उनके ऊपर बात करें तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ की हम बात करें तो ये 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है, पाली, राजसमंद और उदयपुर। ठीक है ना, वही बात यहाँ पर ऐसा ध्यान रखना कि कुंभा जो थे ना उनका पारा कभी भी उदय हो जाता था। पारा यानी पाली और रा यानी राजसमंद, और कभी भी क्या हो जाता था? उदय हो जाता था। किसका? कुंभा का। तो कुंभा का पारा कभी भी उदय हो जाता था। मतलब 3 जिले इसमें हो गए, पाली, राजसमंद और उदयपुर। अब अगर हम तीनों को ध्यान से देखें तो ये 3 जिलों के अंदर तो फैला हुआ है, साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। मतलब कुंभा से जो है ना वो कौन डरते थे? भेड़िए। तो प्रजनन होता था और भाग जाते थे यहाँ से, ठीक है ना। तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली थी, ये आज भी है, ठीक है। बनास और साबरमती का उद्गम, ध्यान रखना ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें 2 अलग अलग दिशाओं में जाने वाली नदियां, नीचे की तरफ जब देखते हैं तो जाती है कौन सी? साबरमती। यहाँ से उदयपुर से निकल करके नीचे की तरफ गुजरात की तरफ जाती है साबरमती नदी,
और दूसरा हम देखें बनास नदी राजसमंद से होती हुई फिर इधर चली जाती है और वो चली जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की ओर चली जाती है। तो दोनों अलग अलग अपवाह तंत्रों में एक ही अभयारण्य से निकलने वाली, या ये प्रश्न पूछा सकता आपसे कि ऐसा अभयारण्य बताइए जहाँ से दो नदियाँ अलग अलग अपवाह तंत्र में बहती हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है अपना, जंगली धूसर मुर्गे, चंदन के वृक्ष, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर का मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, ये सब किसके अंदर स्थित है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में। याद कैसे रहेगा वो देखिए सबसे पहली बात कि जंगली लोगों को कंट्रोल करना किसके बस में था, कुंभा के। कुंभा किसको कंट्रोल कर लेते थे, जंगली जो मुर्गे थे उनको कंट्रोल कर लेते थे। चंदन के वृक्ष, अब कुंभा क्या करते थे, पूरे राजपूताने के अंदर जगह जगह जो है वो किले बनाते थे। अब किले बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने क्या करा रखा था कि जगह जगह चंदन के वृक्ष लगवा रखे थे अपने एरिया में, तो इसलिए इस अभयारण्य में चंदन के वृक्षों की मात्रा भी ज़्यादा हो गई। कुंभलगढ़ दुर्ग है ही है, फिर रणकपुर का जैन मंदिर ये पाली में स्थित है तो वो है ही, फिर परशुराम महादेव मंदिर, तो ये आपका क्या हो गया, कुंभलगढ़ अभयारण्य जो 3 जिलों में स्थित था और ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आगे हम चलते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 प्रमुख अभयारण्य हैं, कौन कौन से, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य और दूसरा बस्सी वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले हम देख लेते हैं भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है, यानी चीता किसका शिकार करता है, भैंस का, तो भैंसरोडगढ़, और वहाँ पर जहाँ चीता बसता है बस्सी, वहीं पर कौन रहती है, भैंस रहती है। तो जहाँ चीता रहता है वहाँ पर ही बसती है कौन, भैंस, और वहीं पर उसका वो शिकार कर लेता है। तो चित्तौड़गढ़ में 2 है, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य और भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। अब भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की हम बात कर लें तो रावत भाटा, राणा प्रताप सागर बांध, देखिए राणा प्रताप सागर बांध है ना, वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है वैसे, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ की, रावत चित्तौड़गढ़ का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ है, यहाँ रावत भाटा का एक कोना सा मिलेगा आपको देखने में, नेट के ऊपर नक्शा देखेंगे ना तो वहाँ साइड में एक कोना मिलेगा चित्तौड़गढ़ का अलग ही टुकड़ा। ठीक, उस टुकड़े में कौन है, रावत भाटा, और वहाँ पर क्या है, राणा प्रताप सागर बांध। उस एरिया में ही प्रमुख रूप से कौन है, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है। अच्छा, वहाँ पर 2 नदियाँ, चंबल तो बहती इधर से नीचे जाती है, ऊपर से बामनी नदी भी आती है। ठीक है ना, तो याद ऐसे रख लेना, बामनी क्या चराती है, भैंस चराती है, बामनी भैंस चराती है कि कहाँ पर, चीते के पास, और फिर वो उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाती, भैंस को क्या कर लेता है, चीता शिकार कर लेता है। ऐसे आप इसमें याद रख सकते हैं, इसलिए ब्राह्मणी नदी भी आपको याद रह जाएगी, चंबल तो है ही नीचे से जाएगी और ब्राह्मणी ऊपर से आकर के इसमें गिर जाती है। तो हो गया क्लियर, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। फिर आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर दूसरा अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य। बस्सी की हम बात करें जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जंगली बाघों के विचरण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली बाघों के विचरण के लिए। जंगली बाघ जो हैं वो इस अभयारण्य के अंदर बस्सी में, ठीक है ना, बाघ, चीते, है ना, ऐसे याद रख लेना। तो बसते, ये क्या करते हैं यहाँ पर, बसते हैं। तो विशेष रूप से वैसे बस्सी वैसे ही बाघ, तो बाघों का क्या ये विचरण स्थल है। फिर उसके बाद में ओरई और ब्राह्मणी, ये 2 नदियों का उद्गम यहाँ पर स्थित है। मतलब ब्राह्मणी नदी जो है वो बस्सी में से ही निकल के आती है और फिर किस अभयारण्य में जाती है, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में जाती है। कहाँ से निकल के आती है, ऊपर है बस्सी और फिर नीचे की तरफ, ये ऊपर नीचे लिखा है मैंने, लेकिन इसको ऊपर होना चाहिए था सही रूप में, बस्सी ऊपर होता और भी अच्छा रहता। ये मैं खुद सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि बस्सी अभयारण्य ऊपर की तरफ रह जाता है और नीचे की तरफ यहाँ पर जब नीचे की तरफ जब क्या है, रावत भाटा, वहाँ भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है। तो बस्सी अभयारण्य से भैंसरोडगढ़ की तरफ कौन सी नदी आती है, ब्राह्मणी नदी आती है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रख लेना, बई आएंगे इसमें, देखो बस्सी, बाघ, ब्राह्मणी, ये सब नदियाँ, ये नदी और ये सब चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं, बस्सी अभयारण्य में, और यहाँ से निकल कर कहाँ जा रही है, भैंसरोडगढ़ में। तो याद रह जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब चलते अपन आगे, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। जब हम बात करें सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की तो ये स्थित है अलवर में। कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। इसमें एक और अभयारण्य है जिसका नाम है सरिस्का ए। कौन सा अभयारण्य है, सरिस्का ए इसका नाम है। राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। कौन सा, सरिस्का ए, सरिस्का नहीं, सरिस्का ए सबसे छोटा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो स्थान कौन सा है सरिस्का का,
अलवर है, सबको मालूम है। इसका एक और अभ्यारण्य मतलब सरिस्का का ही दूसरा पार्ट कौन सा बनाया गया है, सरिस्का है, जो क्या है राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना भी कौन सा है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना कब से शुरू हुई थी, 1978 से शुरू हुई थी। बाघ परियोजनाओं के बारे में मैं थोड़ा अलग से और बता दूंगा आपको फिर, ठीक है। अभी तक याद रख लो 78, ठीक है ना, 7 8, ठीक है ना, 7 में और ठाठ से रहते हैं कहाँ, सरिस्का में। कौन, बाघ, ठीक है ना। यहाँ पर बाघ 7 में रहते हैं और ठाठ से रहते हैं, 7 में और ठाठ से रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सरिस्का में। 78 याद रखना। और दूसरी बाघ परियोजना थी। फिर बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं तो लंगूर पाए जाते हैं, बंदर पाए जाते हैं, हरे कबूतर यहाँ पाए जाते हैं, मयूरों का सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, घनत्व है। तो कबूतर, मोर, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। बंदर जो इनको शिकार करने वाले होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। लंगूर यहाँ पाए जाते हैं। तो लंगूर, बंदर, मयूर, ठीक है, इनका रिलेशनशिप रहती है। लंगूर, बंदर, मयूरों का सर्वाधिक घनत्व, हरे कबूतर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोर और कबूतर एक साथ याद रखना, लंगूर और बंदर एक साथ याद रखना। और किस में, सरिस्का में। और 7 में रहते हैं, 7 में ठाठ से रहते हैं। देखो ये 7 और ये 8, 7 में ठाठ से रहते हैं, सरिस्का, ठीक। अब हम चलते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो प्रसिद्ध हैं। पांडुपोल हनुमान जी, पांडुर भरतपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो पांडुपोल हनुमान जी यहाँ प्रसिद्ध है। नीलकंठ महादेव यहाँ पर स्थित है। देखो महादेव लगभग हर जगह राजस्थान में, तो यहाँ वो पक्के ही होंगे। जैसे यहाँ पर भी हमने जाना था अभी थोड़ी देर पहले, कुंभलगढ़ दुर्ग है, परशुराम महादेव है ना, तो यहाँ पर महादेव है। उसी प्रकार वहाँ पर भी महादेव हैं। तो महादेव तो राजस्थान के लगभग हर अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेंगे। तो बात क्या हुई, पांडुपुर हनुमान जी तो महादेव तो हैं ही, नीलकंठ महादेव। भरतरी, तो पांडुपोल भरतरी बोलते इसे, तो भरतरी यहाँ पर है ही। ताल वृक्ष, यहाँ पर लंबे लंबे ताल के वृक्ष पाए जाते हैं। राजौरगढ़ नामक स्थान के ऊपर शिव और नोगजा का मंदिर, शिव का मंदिर, राजौरगढ़ गांव जो ना उसमें 2 मंदिर है, एक तो शिव का मंदिर है ही, एक नोगजा का मंदिर भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोगजा का एग्जाम में काफ़ी बार पूछ जाता है, तो ये ध्यान रखना। नोगजा मंदिर भी किस में है, सरिस्का अभ्यारण्य में। शांतिनाथ जैन मंदिर ये है, यानी ये जैन मंदिर है, राजौरगढ़ में स्थित है। जगह गाँव का नाम कौन सा है, राजौरगढ़ का। अभ्यारण्य कौन सा है, सरिस्का। जिला कौन सा होगा, अलवर, ठीक। अब चलते अपन आगे। टोंक की बात करें तो बीसलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बीसलपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, टोंक के अंदर स्थित है। राजमहल गांव टोडा राय सिंह तहसील के अंदर स्थित है। कौन, टोंक आ गया। टोंक में क्या है, राजमहल गांव। ये गांव कहाँ पड़ता है, टोडा राय सिंह तहसील में। मतलब अगर आपको जाना है तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, टोंक जिले में जाएंगे, फिर टोडा राय सिंह तहसील में जाएंगे, फिर उस तहसील के राजमहल गांव में जाएंगे। वहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बीसलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। बीसलपुर बांध, बीसलपुर गांव, बीसलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। चौहान शासक बीसलदेव ने इसकी स्थापना करवाई थी, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये अभ्यारण्य हो गए, कुछ और बच्चे हैं वो भी कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है अपनी अंतिम स्लाइड। और अंतिम स्लाइड को अगर हम देखें तो इसमें जो बचे थे वो सारे ले लिए मैंने। मेरे अकॉर्डिंग अभ्यारण्य में कुछ नहीं बचा, आपका टोटली कवर किया है मैंने। इसको अगर आपने एक बार और देख लिया तो मजबूती से आपका तैयार हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, इन तीनों को मैंने 3 भागों में बांटा है। उदयपुर का हिस्सा ऐसे ले लिया और ये पूरा, क्योंकि सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में, तो इसलिए मैंने चूंकि लंबा चौड़ा था तो इसलिए ऊपर लिया है। सिरोही को इधर लिया है, प्रतापगढ़ का इधर लिया है। 3 महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हम यहाँ कवर, 3 राज्यों के कवर करेंगे। सबसे पहले हम उदयपुर की तरफ चलते हैं। तो उदयपुर में सबसे पहले चीज ध्यान रखना कि सर्वाधिक संख्या में अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं, उदयपुर में। यहीं पे सर्वाधिक उदय हुए, क्या, अभ्यारण्य। दूसरी बात, अब इस उदयपुर वाले अभ्यारण्य के, उदयपुर के अंदर जो अभ्यारण्य उनकी हम बात करें तो सबसे पहले आता है फुलवारी किनाल, दूसरा सज्जनगढ़ और तीसरा जयसमंद। जब विजय प्राप्त हुई, जय प्राप्त हुई सज्जन लोगों को, तो उनको फूल पहनाए गए या फूलों की माला पहनाई गई। और उदयपुर में ही ऐसा हुआ था क्योंकि राणा महाराणा जीत के आते थे, तो ऐसा वहीं पर सज्जन लोगों के साथ होता था। बात करेंगे अपन फुलवारी की नाल की,
तो उसमें सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। कौन सा पार्क? ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। मतलब फूल देखते ही ह्यूमन, आदमी की बॉडी ऐसी है, ये मन ही ऐसा है कि फूल देखते ही खुश हो जाते हैं, फूल देखते ही खिल जाते हैं। ऐसा ह्यूमन का पावर होता है, ह्यूमन एनाटॉमी होती है वो, ठीक है ना। तो ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, मानसी वाकल उद्गम, यहाँ पर दो नदियों का, मानसी वाकल का उद्गम और दूसरा सोम नदी का प्रवाह। मानसी वाकल का तो क्या होता है यहाँ पर उद्गम, किससे? फुलवारी की नाल से। तो जब मन खिलता है ना तब फूल बरसते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो मानसी वाकल और फुलवारी की नाल, ये इससे जोड़ के रखना। सोम नदी, और जब पहले सोमरस पीते थे ना, सोमरस पान, सोमपान, वैदिक काल के अंदर आप पढ़ने को मिलेगा, हम पढ़ाएंगे भी आपको कि वैदिक काल के अंदर जब सोमरस पिया करते थे, ठीक है ना, तो वो भी किससे प्राप्त करते थे? फूलों से ही प्राप्त करते थे। तो फुलवारी की नाल में तीनों चीजें जोड़ सकते हैं आप। क्या? ह्यूमन एनाटॉमी, मनुष्य का, ह्यूमन का कौन? मन, यानी मानसी नदी, ठीक। ये दोनों चीजें किससे जोड़ सकते हैं? फूल, फूल की तरह खिल जाती हैं जब आनंदित होता है। और तीसरा सोम नदी, और सोमरस पीता है तो भी किससे पीता है? फूलों से ही पीता है। दूसरा आता है सज्जनगढ़। अब सज्जन लोगों की क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। बांसदरा पहाड़ी, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है वो उदयपुर की कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बांसदरा पहाड़ी के ऊपर। तो सज्जन लोग हाथ में क्या रखते हैं? बांस, क्योंकि फिर दुर्जन आएंगे तो उनको पिटाई भी करनी पड़ेगी। तो सज्जनगढ़ कहाँ है? बांसदरी पहाड़ी पर। दूसरा, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। क्या है राज्य का पहला जैविक उद्यान? जीवों की रक्षा के लिए बांस हाथ में रखा है, तो प्रथम जैविक उद्यान है ये। फिर नीलगाय और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सज्जनगढ़। तो बांस एक काम के लिए और चाहिए, किसके लिए? सज्जन लोगों को बांस किसके लिए और चाहिए? नीलगाय और लोमड़ी अपने खेतों में न घुस जाए उससे बचाने के लिए भी। तो सज्जन लोग क्या करते हैं? बांस हाथ में लेते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, तो प्रथम जैव उद्यान। और नीलगाय और लोमड़ी उनके खेतों में नहीं प्रवेश करे, इसके लिए भी हाथ में क्या रखते हैं? बांस। तो इस प्रकार बांसदरा पहाड़ी के ऊपर सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर ये अभ्यारण्य स्थित है और ये इसकी विशेषताएं हैं। अब उदयपुर का तीसरा अभ्यारण्य है वो है जयसमंद। जयसमंद की हम बात करें तो इसे जैसे जयसमंद तो जैसे जलचरों की बस्ती, तो जलचरों की बस्ती के नाम से किसे जानते हैं? जयसमंद अभ्यारण्य को। सर्वाधिक बघेरे यहीं पर जय बोलते हैं। कौन? बघेरे, जयसमंद। फिर बहोरा पक्षी का यहीं पर आश्रय है, बहोरा, ठीक है ना। तो जब कितना ही जय बोल लो, जो बहरे होंगे ना बहोरा, वो नहीं सुनेंगे कि इसकी कितनी ही जय बोल लो। तो जयसमंद, बघेरे, ठीक है ना, और फिर बहोरा। बघेरे और बहोरा कहाँ पर? जयसमंद में, ऐसे याद रखना। फिर उसके बाद में 6 होदियां और रूठी रानी का महल। यहाँ ध्यान रखना कि जयसमंद के अंदर ही, जयसमंद अभ्यारण्य में क्या है? रूठी रानी का महल है। ये अच्छे से याद रखना। कहाँ पर? उदयपुर में। रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। किस अभ्यारण्य में? जयसमंद अभ्यारण्य में। 6 होदियां, और ये रानी कहाँ बैठी हुई है? ये होदियों पर रोज बैठती है। 7 दिन होते हैं, एक दिन महल में और बाकी 6 दिन 6 होदियों पर बैठती है, ऐसे याद रखना। तो 6 होदियां, रूठी रानी का महल, ये कहाँ पर स्थित है? जयसमंद। और उनकी जय बोली जाती है किसकी? रानी की। और बघेरे, ठीक है, सर्वाधिक बघेरे, बहोरा, बघेरे बहोरा, ये दोनों याद रखना। ये भी कहाँ पे स्थित है? जयसमंद में। तो ये तो हुआ आपका उदयपुर। फिर हम चलते हैं कहाँ? सिरोही की तरफ। सिरोही में चले तो माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही फेमस है। वहाँ की स्थिति क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी स्थिति क्या है? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य दिख रहा है। माउंट आबू क्या है? पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर स्थित क्या है? ये अभ्यारण्य है। जंगली मुर्गू, भालू, दो तो ये ध्यान रखोगे, जंगली मुर्गी और भालू। क्यों भाई? जंगली मुर्गी और भालू हमने पढ़े थे उदयपुर, पाली और राजसमंद से मिलकर बनने वाले कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भी, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भी जंगली मुर्गे थे। तो वो यहाँ से दूर थोड़ी उदयपुर से, तो यहाँ भी है वहाँ भी है। दूसरा भालू, भालू भी यहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद यूबलेफेरिस, सबसे सुंदर छिपकली है, उसका नाम क्या है? यूबलेफेरिस, यूबलेफेरिस। उस छिपकली का भी यहाँ पर जो है वर्णन मिलता है। यूबलेफेरिस नाम है, सबसे सुंदर छिपकली है। जंगली मुर्गे, भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? सिरोही में, ठीक। तो माउंट आबू वैसे ही सुंदर जगह है, तो सुंदरी छिपकली पाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मुर्गे उड़ करके वहाँ पहुँच गए माउंट आबू पर, भालू चढ़ गए, ये ध्यान रख सकते हो। फिर ग्रीन मुनिया, अब एक मुनिया है, ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया, ये भी उड़ गई, पहुँच गई कहाँ? माउंट आबू पर।
तो ग्रीन मुनिया नामक पार्ट जो चिड़िया है वो भी माउंट आबू पर पाई जाती है। तो मतलब ये जो मतलब कह सकते हैं छिपकली है, चिड़िया है, मुर्गे हैं, भालू है, ये सब उड़ के कहाँ चले गए? माउंट आबू पर। याद रख सकते हो, चिड़िया उड़ के गई, कौन सी थी? ग्रीन मुनिया। सबसे सुंदर छिपकली, माउंट आबू सबसे सुंदर जगह है तो छिपकली भी सबसे सुंदर। जंगली मुर्गे और भालू, ठीक है, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं। ये हो गया माउंट आबू। युबले फेरिस को याद रखना, सबसे सुंदर छिपकली यहीं पाई जाती है। हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है। कौन सी माता? सीता माता, ठीक है ना, और उनके बच्चे वो भी यहीं पे मिलेंगे ही। सीता माता अभ्यारण्य में सीता माता का ये रहा सीता माता मंदिर, लवकुश नामक जल स्रोत, ये यहीं रहेंगे, ठीक है ना। प्रतापगढ़ के अंदर फिर कहा जाता है कि जब माता सीता को जब वनवास दिया गया था तो अपने बच्चों के साथ उसने यही जीवन बिताया था, इसलिए ज़्यादा फेमस रहता है। तो सीता माता वो जीवों को मतलब पसंद करती थी, तो इसलिए जैव विविधता के लिए सीता माता अभ्यारण्य जाना जाता है। चीतल या चौसिंगा, चीतल या चौसिंगा की जब बात करते हैं तो ये एंटीलोप प्रजाति के दुर्लभ जीव हैं। कौन? चीतल और चौसिंगा एंटीलोप प्रजाति के जीव हैं। मतलब ये है कि ये विरोधी प्रजाति है, मतलब ऐसी प्रजाति जो है लुप्त होने के कगार पर स्थित है, तो वो क्या कहलाएगी? एंटीलोप। और चीतल और चौसिंगा, ठीक है ना, वो हैं जो एंटीलोप प्रजाति के हैं, दुर्लभ जीव हैं, बहुत कम मिलते हैं। स्थानीय नाम में भेड़ले कहे जाते हैं। स्थानीय नाम क्या है इनका? भेड़ले। किसका? चीतल, चौसिंगा, भेड़ले, ठीक, ये ध्यान रखना। इनकी शरण स्थली है कौन? सीता माता। तो सीता माता क्या करती है? जो दुर्लभ जीव है उनका संरक्षण करती है माता सीता, ठीक। और क्या करती है? माता सीता के पास गिलहरियां उड़ करके आती हैं, जैसे आवाज आ रही होगी आपके पास, ठीक है ना, कुछ गिलहरियां भी हैं। तो जो उड़न गिलहरियों की हम बात करें तो उड़न गिलहरियों का स्वर्ग है ये। क्या? सीता माता अभ्यारण्य। और कहाँ पर उड़ करके आई? सीता माता के पास उड़ के आ गई। सूर्यास्त के समय महुआ के पेड़ के ऊपर ये रहती हैं। कौन? ये जो सीता गिलहरियां जो हैं, ये गिलहरियां सूर्यास्त के समय महुआ के पेड़ के ऊपर रहती हैं। और स्थानीय नाम इनका क्या है? आसोवा। आकर के सो जाती हैं कब? सूर्यास्त के समय, इसलिए इन्हें आसोवा कहते हैं। सूर्यास्त के समय आती हैं, महुआ के पेड़ पे आके सोती हैं। कौन? उड़न गिलहरियां। किसके पास उड़ करके आती हैं? माता सीता के पास। सर्वाधिक वन औषधियां पैगोलिक आड़ाहुला मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? यहीं सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। क्या मिलते हैं? वनौषधियां। सीता माता जो है वनौषधियों पे ही काम करती है। पैगोलिक और आड़ाहुला, ये एक प्रजाति है, पैगोलिक और आड़ाहुला। पैगोलिक का दूसरा नाम है आड़ाहुला। ये प्रजाति के जीव यहाँ पर मिलते हैं, आड़ाहुला, ठीक है ना। पैगोलिक यानी पैर लगाऊंगा और आड़ा हो जाऊंगा, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? सीता माता। मतलब सीता माता के पास जो लवर कुश है वो कह रहे हैं क्या कि अगर आपके पास कोई आपको नुकसान पहुंचाने आएगा तो उसके मैं पैर लगाऊंगा और आड़ा हो जाऊंगा। पैगोलिक और आड़ाहुला यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ? सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता मंदिर, लवकुश नामक जल स्रोत, मतलब सीता माता का मंदिर तो मिलेगा ही मिलेगा, लवकुश का जल स्रोत भी यहाँ मिलेगा। और करमोई और जाखम नदी, ये दो नदियों का उद्गम भी यहाँ पर है। करमोई यानी करमोचनी और जाखम नदी, इन दोनों का उद्गम, ध्यान रखना, इन दोनों का उद्गम है यहाँ पर, ठीक है। करमोई और करमोचनी, करमोई, ठीक है, और जाखम, इनका उद्गम यहाँ पर स्थित है। अरावली, विंध्याचल, मालवा का पठार, इन तीनों का यहाँ पर क्या है? संगम पाया जाता है। ये भी आपका प्रतापगढ़ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उदयपुर कंप्लीट है, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन क्या, अच्छा ये मैंने बता ही दिया, माउंट आबू पढ़ा ही दिया। अब हम चलते हैं सीधा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो आखिरी अभ्यारण्य है अपना और महत्वपूर्ण भी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बात करें अपन सबसे पहले तो इसके स्थान कौन कौन से हैं, तो देखिए धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा, ठीक है ना। क्या करोगे इसको याद रखने के लिए? जैसे मान लो बड़े आदमी बैठे अपने परिवार के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि धोक सैको, सबको क्या है? हमारी धोक है, प्रणाम है। तो ऐसे याद रखना कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, नाम इसका राष्ट्रीय है। और इसमें चूंकि राजस्थान के अलावा 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 राज्य इसमें शामिल हैं। राजस्थान तो है ही, राजस्थान तो है ही, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, तो राष्ट्रीय हो गया ना, ये राज्य का थोड़ी रहा, तो राष्ट्रीय इसको बोल देते हैं। बाकी वैसे राष्ट्रीय जो है कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ये, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य इसे बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि 4, ये तो क्लियर हो गए होंगे, धोकसा, ठीक है ना, धोक साको, दोग सैको, सबको दोग दे दिया अपन ने, ठीक।
अब सबको दोग दे करके कहाँ से गए अपन, चंबल अभ्यारण्य में, क्योंकि वहां खतरा है। तो सैन्य दोग दे जाओ, कदे जाओ तो खड़े राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, ठीक। सबको दोग देना पहले, फिर जाना वहां पे। क्यों? क्योंकि देखो वहां घड़ियालों का संसार है। क्या है वहां पे? घड़ियालों का संसार, घड़ियाल प्रजाति का संरक्षण वहां पर, मतलब उसको संरक्षण वहां दिया गया है, इसलिए इसे घड़ियालों का संसार कहते हैं। 4 मैंने राज्य इसमें जिले बताए, 3 राज्य इसमें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है, एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। एकमात्र क्या ये? जलीय अभ्यारण्य, मतलब पूरा जल ही जल है, जल के अंदर ही अभ्यारण्य ये। अच्छा, यहाँ एक बात आप पूछ सकते हो कि सर ये क्या है फिर? तो ये जलचरों की बस्ती है, मतलब जलचर ही यहाँ रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? रज्जा समंद को जलचरों की बस्ती कहते हैं। लेकिन जब आप ये पूछे कि जलीय अभ्यारण्य कौन सा है, तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। दोनों का अंतर ध्यान रखना। फिर हम बात करेंगे सिसुमार, गांगेय डॉल्फिन और उदबिलाव गांगेयसूप। उदबिलाव, गांगेयसूप और सिसुमार, ये 3 प्रमुख स्पेशल है, तीनों और जगह नहीं मिले ना, क्योंकि ये है ही स्पेशल। क्योंकि अभी क्या कहा था मैंने, सबको दोग देके जाना वहां पे, ठीक है ना। तो साको धोक, सबको धोक, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, करौली, सबको दोग देके जाना। सिसुमार, गांगेय डॉल्फिन, उदबिलाव। तो एक तो हो गया सिसुमार, शिशुओं को मार देती है वो, गांगेय डॉल्फिन। फिर उदबिलाव, वहां पर उदबिलाव पाए जाते हैं, बिलाव पाए जाते हैं, बिल्ली के पति। दूसरा गांगेयसूप, गांगेयसूस या गांगेयसूप भी बोल सकते हैं उन्हें। जैसे स्तनधारी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्तनधारियों का प्रमुख स्थान है कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। पानी का ये सारा, तो जीव भी पानी वाले हैं और खतरनाक जीव हैं, पानी के भी खतरनाक जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए सबको दोग दे करके जाना वहां जाना, साको धोक, ठीक है ना। तो ये विद्यार्थियों कंप्लीट हो गया अपना क्या? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। और एक साथ मैंने इनको बनाने को 2-3 दिन हो गए, चूँकि समय भी नहीं मिला, और इसलिए समय जितना मिला उसके अकॉर्डिंग बीच में टुकड़ों में बनाता गया, और सब सबको जोड़ करके आपके पास वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आशा है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अधिक से अधिक विद्यार्थी, कम से कम 4-5 ग्रुप में तो शेयर कर दिया करो पढ़ने वालों के पास, ठीक है ना। ऐसी आशा के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।